एक हेडिंग बनाइए, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से इसको लेके चलोगे ठीक है ना, इसको थोड़ा आराम से लेके चलेंगे तो इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझने में बहुत दो लाइन की चीज़ें जो समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे जब, तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जनरली लोग इंटरनेशनल रिलेशन को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तौर पर भी कहीं कहीं लोग बोल देते हैं। जैसे कहा जाए कि मोदी सरकार की राजनीति जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छी है। अगर ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा है, मान लिया ऐसा वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, तो एक प्रकार से देखें तो हम एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी इसको वही बात कह रहे हैं कि मोदी जी की पॉलिटिक्स इतनी सही है कि इंटरनेशनल रिलेशन बड़े सही हैं। कुछ लोग साम दाम दंड भेद किसी रूप में अपने संबंध को सही रखते हैं, चाहे मुंह के ऊपर कुछ कहें पीठ पीछे कुछ हो, अपने संबंध को सही रखते हैं। तो हमारे पास संबंधों की कई फहरिस्त होती है, जैसे पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है। सपोज भारत का कोई व्यक्ति सीरिया में फंसा है, तुर्की में फंसा है, तो उसको बाहर निकालेंगे कैसे, ये हमारे रिलेशन पर ज़्यादा निर्भर है। जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो लगभग 20,000 भारतीय जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, उनको निकालने की ड्यूटी भारत की थी। चूंकि रसिया से आपकी मित्रता थी तो उनको निकालने के लिए रसिया से आपने कहा तो उसने थोड़ी देर के लिए युद्ध भी रोक दिया था। और यह भी था कि अगर आपके पास तिरंगा है, भारतीय झंडा है, इंडियन प्रूफ है, तो आपको पोलैंड या रोमानिया या और भी किसी रास्ते से आपको वहां तक बॉर्डर तक जाने में कोई रोकेगा नहीं। ये दो देशों के रिलेशन के कारण ही है। जैसे आपको चौराहे पे पुलिस वाला पकड़ ले और दरोगा हमारा जानने वाला हो, तो हम उसको फोन कर कह सकते हैं अरे ये, तो इस रिलेशन के कारण आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, एक तो हमारे पास पैरामीटर्स ये हैं, और दूसरा देखे होंगे कि इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल है। बहुत सारे देशों से हमारा जो संबंध है लेन देन का है, जैसे ट्रेडिंग का है। जैसे चीन के देखोगे, चीन की लाइट, ये भी जैसे मान लो पैनल ही सपोज पता नहीं कहाँ का है, चीन का ही है शायद, तो जैसे चीन का है तो आप ट्रेड का पूरा मौका देते हैं, तो आपका इकोनॉमिकल लेन देन है, लेकिन संयोग से ज्योग्राफिकल भी लेन देन है। आप देखते नहीं कि चीन हमारी सीमा पर है ना, और सीमा पर हमेशा चीन की आर्मी और हमारी आर्मी के बीच झगड़ा होता रहता है। तो हमारा इनका ज्योग्राफिकल रिलेशन भी है, लेकिन कनाडा के साथ हमारा ज्योग्राफिकल रिलेशन नहीं है, अमेरिका के साथ हमारा ज्योग्राफिकल रिलेशन नहीं है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ है ना। ऐसे देशों के साथ हमारी ज्योग्राफी मेल खाती है। तो हमारे रिलेशन देखोगे, इंग्लैंड से हमारा कोई झगड़ा अगर कोई भी होगा तो ट्रेड को लेके होगा, या वहाँ के बासिंदों पर कोई प्रॉब्लम करते हैं, कोई नया नियम रूल लाते हैं, तब उसको लेके होगा। लेकिन एज सच देखें तो और किसी प्रकार का कोई रार नहीं दिखेगा, ज्योग्राफिकल कुछ नहीं दिखेगा। और एक होता गवर्नमेंट, एक होता नॉन गवर्नमेंट लेवल पे। ज्योग्राफिकल समझ गए कि नहीं? अगर जैसे हमारे घर के बगल में दूसरे का घर बन रहा है बगल में, तो हमारी इसकी बाउंड्री अगर एक साथ है तो हमारे इसके बीच
जियोग्राफिकल झगड़े भी रहेंगे। घर बनाते समय इनका सीमेंट बजरी अगर हमारी तरफ आएगा तो हम इनको बोलेंगे, ये नहीं बोलने जाएंगे, क्योंकि इनकी इनसे लेने देना नहीं है इन बगल वालों से। तो हमारा जो इंडिया है, ये चाइना इधर है, पाकिस्तान इधर है, तो जो पाकिस्तान जो सीमा लगी हुई है, यही तो झगड़ा होगा। पीओके का झगड़ा क्या है भाई? हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला इलाका है उसको हम कहते हैं ना कि कश्मीर हमारा था, पाकिस्तान ने उसको कैप्चर किया हुआ है। तो झगड़ा क्या है? ज्योग्राफिकल ही तो है। अक्साई चीन का झगड़ा क्या है? चीन ने उस पर कब्जा किया है, तो ये झगड़ा तो ज्योग्राफिकल ही हो गया ना। वो कहता नहीं अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, तो ज्योग्राफिकल झगड़ा ही है ना। वो आता है कॉरिडोर, देखे होंगे लद्दाख वाले इलाके में, ये पूर्वी लद्दाख में भी विवाद हुआ था। तो जो झगड़े हैं वो तो पैरेलल झगड़े चल रहे हैं ना। तो ये ज्योग्राफिकल, यानी ज्योग्राफिकल झगड़े उनसे होंगे जो निकट पड़ोसी होगा। तो हमारे देश के आसपास जितने लोगों की बाउंड्री जिन देशों को मिलती है उनसे हमारा झगड़ा, नेपाल से भी हमारा झगड़ा हो सकता है। नेपाल ने देखे होंगे कि नो मेंस लैंड में जहां आदमी नहीं रहते थे वहां अपनी बाउंड्री बना दिया था कि ये एरिया मेरा है। बाद में भारत ने कहा ये तो मेरा एरिया है, इसको हटाओ, तुम अपना खूंटा ऊटा जो गाड़े हो भाई। तो उसको लेकर के विवाद होता है। और जनरली देखे होंगे कि जब कभी शुरू में देखेंगे ना तो ज्योग्राफी कैसे डिफाइन होती थी, जैसे बीच में एक नदी बह रही है, ठीक, नदी के उस तरफ की लैंड आपकी, नदी के इस तरफ की लैंड हमारी। तो हमारी आपकी सीमा क्या हो गई? नदी। जैसे काली नदी है, पिथौरागढ़ उधर जाके देखें तो जो नदी बहती है उधर नेपाल है, इधर हम हैं। नदी पार कर दें तो नेपाल में घुस जाएंगे, इधर रहेंगे तो भारत में रहेंगे। और अब इससे बढ़िया सीमा हो ही नहीं सकती भाई। दो नदियों के, एक नदी के किनारे आपका देश है, दूसरे नदी के किनारे हमारा देश है। इससे बढ़िया बाउंड्री हो ही नहीं सकती भाई। दीवार बनाओ, तार लगाओ, बाड़ लगाओ, इससे बढ़िया ये क्यों? तीसरा आगे चल के देखेंगे तो कल्चरल और रिलीजियस भी होता है। जैसे हमारे यहाँ होली होती है, अब जहां जहां होली होती होगी हमारा उसका रिलेशन होली के कारण ठीक हो सकता है। जैसे इंडिया में होली मनाई जाती है, नेपाल में भी लोग होली खेलते हैं। तो कल्चरल हमारा रिलेशन कैसे बनेगा नेपाल के साथ? जो हमारी चीजों में सिमिलर होंगे। इसलिए पूरे दुनिया में जाएंगे तो जहां जहां भारत के लोग रहते हैं, जहां जहां भी रहते हैं, वो तीज त्योहार, होली, दीपावली, सब तरीके का त्योहार मनाते हैं। तो ज्यादा संख्या होती जाती तो उस देश में देखे होंगे कि दूसरे जो वर्ग हैं वो भी उनके त्योहार में शामिल होने लगते हैं। जैसे लोहड़ी है, आपका त्योहार नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ सिख लोग मनाते हैं तो आप भी लोहड़ी की छुट्टी हो जाएगी, उसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे दक्षिण, अभी भाई पहले आपने गौर किया होगा तो इडली, डोसा या ऐसे खान पान जो थे ये नॉर्दर्न बेल्ट में नहीं मिलते थे, ये साउथ इंडिया का भोजन है। लेकिन अब हर जगह डोसा, इडली का सेंटर खुल गए ऐसे, तो खाने लगे तो आपके स्वाद में आ गया वो, तो आपने उसको एक प्रकार से कहा जाए कि अपनी आदत बना लिया। तो अब आप जाएंगे, जैसे मान लो साउथ में गए, डोसा खाएंगे, या साउथ के लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे कल्चरल जो वेरिएशन था हमारा अब उतना नहीं है। तो ऐसे दुनिया के देशों के साथ हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कल्चरल रिलेशन भी हमारे हो जाते हैं। जैसे कहते हैं सीता जो है जनकपुर की थी, और जनकपुर कहाँ है? नेपाल में है। तो नेपाल और अयोध्या का संबंध जुड़ जाएगा भारत का, कि राम अयोध्या के थे और सीता जनकपुर की थी। और ऐसा देखे होंगे कि जो दक्षिण कोरिया की राजकुमारी, उसका भी रिलेशन अयोध्या से बनता है। तो जब हम रिश्ता बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ रिलीजियस ग्राउंड पे रिश्ते बन सकते हैं।
तो इसको बोलते हैं रिलीजियस, कल्चरल एंड रिलीजियस व्हाटएवर। ठीक है, ऐसे ही हम रिश्तों को हाँकते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हम जब रिश्ता जोड़ते हैं तो यही कहते हैं ना, हम दोनों तो एक थे पहले। बांग्लादेश के साथ कहते हैं तो बांग्लादेश ये नहीं भूलता ना कि भारत की वजह से ही हम एक स्वतंत्र देश बन पाए, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया? पाकिस्तान से, भारत ने। तो ये भी रिश्ते बनने के लिए काफ़ी हैं। जैसे अगर आपको मान लिया आईएएस बनने में कोई मदद करे, तो जब आप कलेक्टर बन जाएंगे तो कभी कहेंगे ना कि उस जमाने में जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने मेरी मदद किया था। इस नाते उनके घर आना जाना रहेगा, समझिए ना। तो जैसे हम आम जिंदगी में रिलेशन डेवलप करते हैं, उसी तरीके से एक देश दूसरे देशों से साथ रिश्ते बनाता है। रिश्ते बनाने के वजह ये होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हर लोगों के पास नहीं होती है। जैसे देखें कि जितने लोग आप हम लोग बैठे हैं यहाँ पर हैं, सब लोगों का किसी न किसी दुकानदार से रिश्ता होगा। आप दुकान पे जाते हैं, चाहे मैगी खरीदें, आटा खरीदें, ये खरीदें, 4 बार जाते जाते नमस्कार होने ही लगता है। और आप जब उसके साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं तो आप जब भी होता है उसी दुकान पे जाते हैं। ये रिलेशन के कारण ही हुआ। और किसी दुकानदार से आपकी बातचीत अच्छी ना हो, खटपट हो जाए, उसका व्यवहार अच्छा ना लगे, बिहेवियर ठीक ना हो, तो आप क्या करेंगे? छोड़ो यार, उसकी दुकान में नहीं जाएंगे। ऐसे इंडिया के साथ खटपट किससे? चाइना के साथ। तो भारत का प्रधानमंत्री चीन नहीं जाएंगे, या चीन का राष्ट्रपति इंडिया नहीं आएगा। जैसे पाकिस्तान हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे उसके खटपट है, उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। रिश्तेदारी में ही देख लीजिए, जिसके साथ झगड़ा रहता है हम कहाँ जाते हैं? उसके घर। तो ऐसे देश भी जहाँ हमारी रीच है, मतलब जहाँ हम सॉफ्ट हैं, जहाँ हम फायदा ले सकते हैं, वहाँ हम अपने रिश्ते बना के रखते हैं और नए रिश्ते खोजते रहते हैं, है ना। जैसे कोई सेल्समैन है, वो घर घर जा करके चीज़ें बेचने के लिए दरवाजे नैक करता रहता है। ऐसे ही इंडिया हो या कोई भी देश, एक देश दूसरे देश से रिलेशन इसलिए बनाता है क्योंकि उसके जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहे। जैसे हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम सऊदी अरब से रिश्ते बनाएंगे, ईरान से रिश्ते बनाएंगे, इराक से रिश्ते बनाएंगे। रिश्तों से क्या होगा? हम उससे पेट्रोल खरीदेंगे, तभी तो हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। जैसे हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं है ना। अब यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो हमें यूरेनियम बिजली बनाने के लिए चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आपका रिश्ता ही ठीक नहीं है, तो यूरेनियम क्यों देगा? वो देगा पैसे से ही, लेकिन वो हमको क्यों बेचेगा जब हमारा उसका रिलेशन नहीं है? तो हम क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आएगा, हम जाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, मिलेंगे, थोड़ा स्ट्रेटजिकल बात करेंगे, धीरे धीरे रिश्ते सही हो जाएंगे। तो कहेंगे यार हमको यूरेनियम हमको भी दीजिए। बोले ठीक है, सस्ता भी देगा। अब जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, ईरान से हम तेल मंगाते थे पहले, पेट्रोल और डीजल। ये बात है 2 मई 2019, 2 मई 2019 के पहले हम ईरान से तेल मंगाते थे, ज़्यादातर तेल। ठीक, ईरान से तेल मंगाने का फ़ायदा ये होता था कि ईरान हमसे तेल देने के बाद 3 महीने बाद पैसा लेता था। जैसे अप्रैल में, मार्च में मान लो तेल दिया, तो पैसा जून में लेगा। एक तो 3 महीने का टाइम मिल जाता था। दूसरी चीज़ है, जब अरब सागर में तेल का जहाज चलता था तो उसकी बीमा सहित वो होता था। यानी कि अगर किसी कारण से अरबियन सी में तेल बह जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो लॉस इंडिया का नहीं था, और रिस्क जोन भी ईरान का ही था, और क्रूड ऑयल भी वो सस्ता देता था। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का राष्ट्रपति था तो उसने ईरान से झगड़े के कारण इंडिया पर प्रेशर डाला। ईरान और इंडिया का, वो अमेरिका का झगड़ा है ना, नहीं बनता है, दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के। तो हम तेल लेते थे ईरान से,
तो उसने अमेरिका पे दबाव डाला कि हम ईरान से तेल ना लें। यही तो होता है ना, जैसे हमारा आपसे झगड़ा है तो मैं इनको बोलूँगा तुम इससे बात मत किया करो, जैसे आम जिंदगी में करते हैं। तो उसने मना किया कि आप ईरान से तेल नहीं लेंगे और एक डेडलाइन दिया 2 मई 2019। इंडिया ने ईरान से तेल जो भी समीकरण रहे हो लेना बंद कर दिया। अब तेल नहीं लेंगे, तेल की जरूरत तो यहां है, तो वो तेल लेने के लिए हम गए सऊदी अरब। ठीक है, और जब सऊदी अरब गए तो वहां सऊदी अरब में नुकसान क्या है, एक तो पहले नगद दो। ईरान से तेल लेने के बाद 3 महीने में पैसा देना था, वहां हमको तुरंत पैसा देना है। यानी पैसा है तो तेल मिलेगा। जैसे एक दुकानदार से हम आटा खरीद के लाएं और वो कहे कोई बात नहीं 1 महीना में पैसा दीजिए, एक है कि नहीं पैसा दो तब आटा ले जाओ। तो सऊदी अरब से तो हमने सीधे नगद पहले खरीदो। दूसरा क्या है, अरबियन सी में अगर तेल आपका बह जाता है तो रिस्क आपका है, इंडिया का है, और क्रूड ऑयल भी उससे महंगा है। तो हम तीनों जगह से मारे गए। ठीक, तो अगर अब ईरान से आपने दोस्ती तोड़ ली, एक प्रकार से उससे तेल नहीं खरीदा, तो ईरान से दोस्ती टूट गई। हमारा दुश्मन कौन है? चीन। चीन हमारा दुश्मन है ना, मौजूदा समय में तो यही है। तो जब हम ईरान से हटेंगे तो चीन ईरान से दोस्ती कर सकता है। कहा जाता है दोस्त का दुश्मन भी, दुश्मन का दुश्मन भी अपना दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब हम ईरान से दुश्मनी करेंगे या उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे तो हमारा दुश्मन उससे संबंध बना लेगा, और उस संबंध बनाने से हमारा नुकसान हुआ है। वो डिटेल बताएंगे आगे जब संबंधों में चलेंगे। तो चाइना ने वहां पर रिलेशन क्रिएट कर लिया ईरान के साथ। तो स्पेस देखो, रिलेशन में स्पेस जो होता है, इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों को अगर अच्छा ना बना सकें तो एक अच्छा मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए। किसी से लड़ाई करने के बजाय रिश्तों को एक अच्छा मोड़ दे के छोड़ दो। भाई झगड़ा करके तो पता ही है कि खत्म होना है, आप बिना झगड़ा किए ही खत्म कर लो। अगर किसी से आपने अबे तबे कर लिया, मार धाड़ कर लिया, उसके बाद रिश्ते खराब किए, वो तो जग जाहिर है खराब हो गया। लेकिन इसकी नौबत आने से पहले ही उसे एक अच्छा मोड़ दे करके छोड़ दो। रुचि कहाँ है बेटा? कहाँ है तू? ठीक जगह है ना? हाँ ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस भाव से आप समझ गए होंगे कि जैसे हम अपनी जिंदगी में अलग अलग हिस्सों में रिलेशन होता है। जैसे हमारा आपका रिश्ता क्या है? पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है ना। और ऐसे आप दुकानदार से जाएंगे तो ट्रेडिंग का है, लेन देन का है, सामान का, वस्तुओं का। अपने घर परिवार में देखेंगे तो इमोशनल सेंटिमेंट्स, ये सब के रिश्ते हैं। तो ऐसे प्लेस के हिसाब से रिश्तों में अलग अलग, लेकिन सभी की जरूरत है। यानी घर में इमोशनल रिलेशंस हैं, बाहर बाजार में जाएंगे तो लेन देन ट्रेड का है, पैसा देंगे तो नमक देगा, पैसा देंगे तो आटा देगा। और क्लास में हमारा टीचर और स्टूडेंट का है। तो यह इसके कोई रिलेशन एक रिलेशन का ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये रिलेशन चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। मतलब बाजार का रिलेशन भी अपनी जगह है, घर का भी रिलेशन अपनी जगह है, क्लास का भी अपनी जगह है, कल नौकरी करेंगे वहाँ का रिलेशन अपनी जगह है, कहीं और जाते हैं वहाँ का। कोई रिलेशन दूसरे रिलेशन का ऑप्शन नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते कि ये कुर्सी हटा दो, मेज मेज से काम चल जाएगी। कुर्सी भी चाहिए और मेज भी, क्यों? कुर्सी कुर्सी का काम करेगी और मेज मेज का काम करेगा।
ऐसे ही कल्चरल रिलेशन हो, रिलीजियस रिलेशन हो, जोग्राफिकल रिलेशन हो, पॉलिटिकल रिलेशन हो, इकोनॉमिकल रिलेशन हो, कमर्शियल रिलेशन हो, ये जितने रिलेशंस होते हैं एक दूसरे का ऑप्शन नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर अपने ढंग के रिलेशन है। तो जरा दो लाइन अब नोट कर लीजिए, व्हाट इज ए इंटरनेशनल रिलेशंस। लिखें, द मेन फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, the main function of international relations, the main function of international relations is to cooperate and help in solving international problems, in solving इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग एवं सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग एवं सहायता करना। एक डेढ़ लाइन में आप कंसेप्ट समझ गए कि इंटरनेशनल कि इसका मेन फंक्शन क्या है। जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना एक प्रकार से, ठीक है ना। आगे उसी में लाइन लिखिएगा, its importance starts इसका महत्व प्रारंभ होता है when, जब, या ठीक है, चलिए ठीक है, it can be known how and it can be known how can and how deeply the country has a relation, how deeply the country has a relationship, कर लीजिए, relationship with others। जब देश अन्यों के साथ कैसे और कितना गहरा संबंध है ना। यानी कि कोई भी देश जब, अगर आप इसके बेसिस को समझना चाहें कि हमारा नेपाल के साथ कैसा संबंध है, तो हम उसमें देखेंगे कैसा रिलेशन है और किस प्रकार के कितने समय से है। और लास्ट में छोटी सी एक लाइन नहीं बनती है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन, ऑफ द नेशन कर सकते हैं, इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र के सभी पहलुओं, नंबर 1, all aspects of nation in international relations, dash number 1, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। ये हम एस्पेक्ट्स बता रहे हैं जो रिलेशंस अभी हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है ना। जो हम
जिक्र किए थे, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। दूसरा लिखिए, लाइन बदल बदल के लिखना है, एक साथ नहीं। इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक एंड ज्योग्राफिकल। ठीक है, ये रिलेशन के एस्पेक्ट्स हैं। किसके साथ क्या रिलेशन बनेगा ये अलग देश के साथ अलग लागू होता है। जैसे मैं, आप क्लास में हैं तो आपके क्लासमेट मिलेंगे, है ना, लेकिन आप रिश्तेदारी में जाएंगे तो आपका मामा का लड़का, आपका मौसी का लड़का मिलेगा, वो अलग एस्पेक्ट्स के रिलेशन होंगे। हाँ, जैसे हम किसी भी देश में जब जाते हैं ना, जैसे मान लो नेपाल गए, तो नेपाल में हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे, तो हमारा उनका रिलेशन कल्चरल हो गया, क्योंकि लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ कल्चर। भाषा क्या होती है? भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा होती है। लेकिन इंग्लैंड में जाएंगे तो इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलने वाले मिलेंगे। आप चीन में चले जाइए, चाइनीज बोलने वाले मिलेंगे। चाइनीज और इंडिया का भाषा अलग हो गया ना। वो तो सांप जोगर बिच्छू पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो उनका खान पान, बोलना चालना, अजगर खा लें, वो तो कहिए कोबरा खाते हैं, उबाल के रस पीते हैं, उसका जूस पीते हैं। क्या नहीं खाते वो हरामखोर, वो क्या नहीं खाते वो। तो वो जो भी खाते हैं हम तो नहीं खाते, तो हमारा खान पान में रिलेशन कैसा रहेगा? हमारे उनके खान पान का रिलेशन नहीं मिलेगा ना, तो हम उनके साथ ये वाला रिलेशन नहीं रख सकते कि उनके डाइनिंग टेबल पर सुअर परोसी हुई हम बैठ के खा रहे हैं। हमें तो आलू पालक गोभी ये सब की सब्जी पसंद है, तो हमारा रिलेशन नहीं होगा। अरे भाई, आप ब्याह बारात में जाते हैं, देखे होंगे दारू पीने वालों का एक उधर इलाका रहता है ना, दारू पीते हैं। और जिनको दारू नहीं पीना है उस महफिल में नहीं जाएंगे, वो उनका रिलेशन वहां पे नहीं। हाँ, खाना खाते समय प्लेट, हाँ हाँ ये आइए, खाना सब खाते हैं, वहां रिलेशन आपका रहेगा, लेकिन दारू पीने वालों के साथ नहीं रहेगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातें। सरकारी तथा गैर सरकारी लिखो, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। थर्ड, गवर्नमेंट तथा नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। कुछ समझ में आया ये? इधर सुनो चला, सरकारी वो होता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब नेपाल की राजधानी काठमांडू जाएंगे, वहां के नेपाल के पीएम से मिलेंगे, कोई ट्रीटी करेंगे, कोई एग्रीमेंट करेंगे, तो वो सरकारी हो गया। लेकिन गैर सरकारी ऐसे हैं कि जैसे कोई, हम जाते हैं जनकपुर, कोई आता है अयोध्या, कहेंगे राम का यहाँ ससुराल है, फलाना है, ऐसा। तो ये सब सरकार की तरफ से नहीं, ये सब ऐसे गैर सरकारी चल रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो, कल्चरल एंड रिलीजियस, सांस्कृतिक और धार्मिक। ठीक है, कल्चरल एंड रिलीजियस तरह। नेक्स्ट है एजुकेशनल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक। एजुकेशनल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक, शैक्षिक, तकनीकी व वैज्ञानिक। शैक्षिक, तकनीकी व वैज्ञानिक। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिएगा, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट यानी संदर्भ, और क्या हो सकता है? सच एज स्ट्रेटजिक एंड पीसफुल आर कंसीडर्ड। पीसफुल आर कंसीडर्ड। लिखो, सामरिक और शांतिपूर्ण जैसे संदर्भों पर विचार किया जाता है। इन सब के अलावा सबसे अच्छा और क्या है बच्चा? पीस एंड, एक प्रकार से हैप्पीनेस जैसे हम लोग खोजते हैं ना,
कि दो देशों के मधुर संबंध में बिगड़ापन नहीं होता है। तो हम स्ट्रेटजिक एंड पीसफुल आर कंसीडर्ड, हम रणनीतिक तौर पर और स्ट्रेटजिक यानी पीसफुल को कंसीडर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान अपना आतंकवाद खत्म करे तो हम बातचीत करें, है ना। जैसे लोग, दो व्यक्ति जब झगड़ा करते हैं तो तीसरा वाला क्या कहता है? तीसरा वाला कहता है पहले चुप रहो, पहले तुम चुप हो तब मैं बात करूंगा। देखोगे दो लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरा समझाना, या जो दोनों झगड़े में एक चुप रहता है वो कहता है कि तुम बोलो, जब तक बोलो, तुम चुप हो जाओगे तभी मैं बात करूंगा। वो पीसफुल को कंसीडर कर रहा है। तो जैसे आप आतंक करेंगे, ये करेंगे, तो हम बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। एक हेडिंग बनाएं अब, नेक्स्ट लिखिए, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका नेचर क्या है? लिखो एक लाइन, हिस्टोरिकल अप्रोच। इसके नेचर में बचा होता है हिस्टोरिकल अप्रोच। व्हाट डू यू मीन हिस्टोरिकल अप्रोच? हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी देश से रिलेशन बनाते हैं ना, तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा इसका हिस्ट्री में रिलेशन कैसा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 1947 से पहले हम दोनों एक ही देश थे। जब हिस्ट्री में जाते हैं तो उसको बताते हैं कि हम दोनों एक ही थे। तुम 47 में तुम हमसे अलग होके बने थे, ठीक। जब हम किसी यूनानी वगैरह से संबंध करते हैं, यूरोपीय देशों से, तो उनको बोलते हैं कि प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड में हमारे और आपके बीच व्यापार होता था। कुछ आ रहा समझ में? हमारे आपके बीच में उस कालखंड में व्यापार होता था। तो हम हिस्टोरिकल अप्रोच से भी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग हैं ना, कोई आपके पिताजी के पिताजी, ऐसे कोई दो एक पीढ़ी पीछे से, ठीक। आप कहीं पे जाएं और वो व्यक्ति आपको जानता नहीं है। सपोज कोई डीएम है, देहरादून का डीएम है, आपको उससे काम है, वो आपको जानता नहीं है लेकिन आप उसको जानते हैं। तो आप एक हिस्टोरिकल अप्रोच अगर आपके पास है कि आप जब वहाँ दिल्ली में रहते थे तो करोल बाग में, जब आपके पिताजी रहते थे ना करोल बाग में, बोले हाँ रहते थे, तो करोल बाग में जो आपके घर के ठीक पीछे वाला घर था, वहाँ हमारे दादाजी रहा करते थे। तो बीच बीच में हम लोग भी कभी कभी देहरादून से मिलने जाते थे उनसे। बाद में फिर पिताजी को तो नौकरी मिल गई थी तो बम्बई चले गए और दादाजी वहीं रहे। और बाद में क्या बोलते हैं, हाँ पुश्तैनी ज़मीन थी थे, तो फिर बाद में पिताजी रिटायर्ड होकर यहीं चले आए थे। और आप तब उस समय 10th में पढ़ते थे, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे थे वैसे थे, और आपका स्कूल ये था। कभी कभी हम सवाल आपसे पूछने चले जाते थे, तो उसको सब याद आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। अब आपके साथ तुरंत उसका रिलेशन जुड़ जाएगा। आ समझ में? तो कोई देश जब दूसरे देश से रिलेशन बनाता है तो उसमें यह भी देखता है कि हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है।
हिस्टोरिकल अप्रोच को याद दिलाएंगे तो आदमी इमोशनल थोड़ा सा पिघल जाता है, समझ गए ना। दूसरा है लीगल अप्रोच, एक ऐतिहासिक लिख लो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा लिखो वैधानिक दृष्टिकोण, लीगल। एक रिश्ता बच्चा बनाया जाता है लीगल, मतलब लीगली ये बनेगा ही। जैसे कहा जाए आप संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर आप मेंबर हैं तो वहां मीटिंग में आपको बुलाया ही जाएगा, दैट इज अ लीगल। हाँ, अरे भाई जैसे आपके मामा के यहां शादी है तो आपको जाना ही है, ये लीगली है, इसमें हिस्टोरिकली नहीं है कुछ। हाँ, क्यों? कुछ चीजें तो लीगलाइज है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं? ऐश्वर्या क्लियर है। नेक्स्ट, फेयर, फेयर व्यू। नेक्स्ट लिखो फेयर व्यू, निष्पक्ष दृष्टिकोण। निष्पक्ष दृष्टिकोण का मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वह थोड़ा निष्पक्ष हो। कभी कभी देखे होंगे आप, अपनी जिंदगी में भी देखेंगे ना, कि आप किसी से रिश्ता बनाने के लिए, किसी से संबंध रिलेशन के लिए दूसरे की बुराई करते हैं। ये फेयर व्यू नहीं है। जैसे आपने कहा अरे यार तुम्हारे बारे में ना वो फालतू बोलता रहता है, ऐसा कहता रहता है, वैसा कहता रहता है, और आपका रिश्ता उसके साथ ऐसा बोलने से वो अपना हितैषी मान लेता है आपको। ये फेयर व्यू नहीं है। जैसे आपने उसके बारे में बताया एक अन्य के बारे में कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोचता है और आपका रिलेशन बन गया, ऐसे ही एक दूसरा अगर आपके बारे में आलोचना कर गुस्से बनाएगा तो उसका व्यू फिर बदल जाएगा। हमेशा व्यू फेयर होना चाहिए। गलत तरीके से बनाए हुए जो रिश्ते होते हैं वो देर तक नहीं टिकेंगे, तो उसमें मेहनत ही क्यों करना। ठीक है, आगे लिखो। इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट साइंस। इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट अ साइंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान नहीं, यह साइंस नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन कोई साइंस नहीं है। लिखो, इट इज अ बिहेवियर, आइडियोलॉजी। बिहेवियर यह एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है ना, हार्मोनी, स्वार्थ, या सॉरी समरसता लिखो इसको, समरसता, हार्मोनी, सेल्फिशनेस कर लो, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, एंड नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय हित है। ठीक है, राष्ट्रीय हित, यह क्लियर हो गया। यह कोई बच्चा कोई साइंस का नियम नहीं है। रिलेशन दैट इज नॉट अ रूल ऑफ साइंस, दैट इज अ हार्मोनी, आइडियोलॉजी, बिहेवियर एंड अपना हित है, अपना एक प्रकार से स्वार्थ, और ये कोई साइंस नहीं है। ठीक है, अब एक हेडिंग बनाएं, बैरियर्स इन बिल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बैरियर इन बिल्डिंग ऑफ
इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में बाधाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में बाधाएं, एक लिखिए प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, पहला लिखिए प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण की समस्याएं, सामान्यीकरण की समस्याएं। असल में क्या होता है, शब्दों को थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे तो ये बाद में जब हम बात करेंगे ना तो तुम्हारा कंसेप्ट बना रहेगा। इसमें क्या है, सामान्यीकरण की समस्या में क्या होता है, हम कई चीजों को जनरलाइज नहीं कर पाते तो हमारे रिलेशन वो बैरियर बनते हैं। जैसे जनरलाइजेशन, जैसे हम कॉमन लाइफ में अगर बात करें तो जैसे हमें हफ्ते 10 दिन में 2-4 दिन में कुछ अजीज से, कुछ आसपास के लोगों से, या मतलब आसपास से मेरा मतलब रिश्ते नातों में हैं, कुछ ऐसे हैं, उनसे बातचीत कर लेना चाहिए। देखे होंगे कि आजकल के मोबाइल के इस दौर में, है ना, सबके पास मोबाइल है, माना ये बैरियर माना जाए रिलेशन में, पर्सनल रिलेशन है, नेशन रिलेशन, स्वार्थ, सामान, ये सब चीजें हर जगह हैं। तो आपने जनरली क्या किया होगा कि अब देखेंगे धीरे धीरे कि रिलेशन में जनरलाइजेशन जो है ना, या नॉर्मलाइजेशन नहीं आ पा रहा है। एक मैंने कभी उदाहरण दिया होगा कि एक बच्चा है, वो, उसकी माँ जो है ना, एक दिन उससे कहती है कि बेटा ये जो तुम्हारे पास है ना, ये बात करने वाला ये मोबाइल जो है, एक हमको भी दिला दो। एक ऐड आता था, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसकी माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा ये वाला मोबाइल, बूढ़ी है, लड़का कमाता है, बड़ा है, तो बोलती है कि बेटा मुझे ये मोबाइल मुझे भी दिला दो। तो उसने कहा कि माँ आपको मोबाइल की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा कि मैं, क्या बोलते हैं, तू मोबाइल पे देखता हूँ दूसरों से बहुत बात करता, घंटे घंटे भर बाद, तो मेरे पास हो जाएगा तो मैं भी तुमसे बात कर पाऊंगी। तो उस लड़के का माथा ठनका, समझदार तो था ही, कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसने कहा कि माँ मुझसे बात करने के लिए आपको मोबाइल की क्या जरूरत है? उसको ये समझ में आ चुका था कि आपने अक्सर घरों में देखे होंगे कि लोग घंटों भर अपने मतलब बतियाते हैं मोबाइल पे, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से 10 मिनट भी बैठ के नहीं बात करते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण की समस्या है, सामान्यीकरण की समस्या। अगर आप प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एक बाधा है कि आप प्रॉब्लम को नॉर्मल कर ही नहीं पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रॉब्लम है। जो आपके साथ रहता है उससे 10 मिनट नहीं बतियाते, जो दूर दराज है उससे घंटों भर कान में फोन लगा के आप बात करते हैं। जो आपसे कोसों दूर है वो ना आपको मिर्च मसाला, न साग सब्जी, न तेल नून लकड़ी, न आपकी सेहत, न स्वास्थ्य, न 2 रुपया का काम, किसी काम नहीं आना है। वो एक रत्ती काम नहीं आएगा। और जो आपके इर्द गिर्द है, जिससे 10 मिनट भी बात नहीं करते हैं, वही सब जगह काम आएगा। तो ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन नहीं अगर है रिलेशन में, तो खतरे बढ़ जाएंगे। श्रीलंका अगर आर्थिक बदहाली में जाएगा, श्रीलंका कहां गया? आर्थिक रूप से तबाह हो गया। तो मदद की पहली खेप कौन पहुंचाएगा? इंडिया। मदद की पहली खेप इंडिया पहुंचाएगा। आस पड़ोस में देखे होंगे जनरली आपके घर के इर्द गिर्द भी बहुत सारे माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, कोई जर्मनी में है, कोई इंग्लैंड में है,
मतलब अपनी नौकरी चाकरी में जहां पर जो हैं उनसे वो 2-2 घंटे बतियाते होंगे, क्योंकि उनके बच्चे हैं तो जाहिर है बतियाएंगे। लेकिन आस पड़ोस से जो रिलेशन का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं है। जबकि जब कोई दुर्घटना होगी, कोई दिक्कत होगी, तो सबसे पहले कार लेके वही पड़ोसी खड़ा रहेगा कि चलो हॉस्पिटल, वही काम आएगा। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जब तक आप समस्या को सामान्यीकरण नहीं करेंगे तब तक अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे। तो कुछ जैसे किम जोंग ने क्या किया, समस्या को सामान्यीकरण नहीं करता, वो समस्या को और पैरामाउंट बनाता है। वो अपने को बहुत ज्यादा एपेक्स मॉल की तरह उठाए हुए है। तो कल किम जोंग पर कोई अटैक होगा तो कौन साथ देगा उसको? भाई जिससे उसके थोड़े मोड़े होंगे वही साथ देगा। दक्षिण कोरिया तो नहीं जाएगा ना, जापान तो नहीं जाएगा ना, कहेगा जाने दो उसको, पिटने दो, मरने दो उसको। तो बच्चा जो प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, एक होता है प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दूसरा होता है औपचारिकता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मलाइजेशन। कौन कौन ऑनलाइन क्लास में है, जरा अटेंडेंस दो। प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता की समस्या, है ना। आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, न कभी सुना होगा शायद, या धुने हो। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बहुत अच्छी उनकी जमती थी। वैसे तो जमती उनकी सबसे है, पूरे जमाने से जमती है उनकी। किसकी? मोदी जी की। लेकिन बराक ओबामा के साथ इसलिए मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि बराक ओबामा बड़ा ताकतवर देश का प्रेसिडेंट था और 8 साल प्रेसिडेंट था। तो इनके टेन्योर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में 2 साल का टाइम मिला था, क्योंकि वो 2016 तक था। उसके बाद ट्रंप आ गया, फिर उसके बाद वो आ गए जो बाइडेन। तो 2 साल के दौरान हमने देखा कि रिश्तों का जो, जैसे हमने कहा ना कि प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता की समस्या, इन्होंने औपचारिकता की समस्या को खत्म कर दिया था अमेरिका के साथ। और जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या कह के संबोधित करते थे मोदी जी? बराक। ना मिस्टर लगाते थे, ना जी लगाते थे, ना प्रेसिडेंट लगाते थे। हमने कई मौकों पे देखा जब वो इंडिया आए थे बराक ओबामा, तो संयुक्त रूप से जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे प्रेस के सामने, तो बराक बराक कह रहे थे। और कई मामलों में मैंने उनको देखा कि मैं बराक से कह रहा था, मैं बराक से ऐसा कर रहा था, और वो मिस्टर मोदी या ऐसा ऐसा वर्ड बोलते थे। बट इन्होंने बराक ही कहा, शुरू में नहीं कहा, बाद में। तो इन्होंने क्या किया, रिश्ते को क्या किया, उस फॉर्मलाइजेशन को क्या किया, इनफॉर्मल बना दिया। और जैसे ही फॉर्मल को इनफॉर्मल बनाएंगे, रिलेशन सशक्त होते हैं थोड़े। देखो कोई दोस्त आपसे कहे कि ये लो चिप्स खाओगे, और आपने अरे नहीं, अरे खाओ यार, फॉर्मेलिटी मत करो, फट से बोलता है वो, फॉर्मेलिटी मत करो। क्योंकि बैरियर क्या है? फॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन नहीं। तो लोग नॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन को ठीक से समझ लें तो रिलेशन को आगे और बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो। प्रॉब्लम्स अक्वायरिंग
घटित समस्याएं, आगे लिखो, इंटरनेशनल बिहेवियर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, एंड अदर पर्सपेक्टिव्स और अन्य परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये तीन बातें आपने जाना कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, फिर उसका नेचर, फिर उसमें प्रॉब्लम्स।